नमस्कार साथियों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसके साथ ही साथ नव वर्ष की भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये वर्ष आपके लिए जीवन में अपार खुशियां लेके आए और एक विद्यार्थी के लिए अंतिम रूप से चयनित होना ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आप कहें खुशी का क्षण आता है। मित्रों, हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखेंगे। वर्ष 2023 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ अभी अपने कुछ मित्र हो सकता होगा इंटरव्यू आप में से दे रहे होंगे, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा सत्र। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि इस सत्र में बने रहें। अपने कमेंट के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख रहे हैं, उन क्वेश्चंस को भी समझें और एक बार हल करने का भी तरीका सोचें, क्योंकि जब हम लोग सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, अपने यूपीएससी की बात करते हैं, तब वहां पे देखोगे कई बार प्रश्न जो हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, वो इनडायरेक्ट तरीके से पूछे जा रहे हैं। यदि आपने इस वर्ष भी अगर 2023 का भी पेपर देखा होगा तो उसने यूक्रेन की सीमा के साथ सटे हुए देशों के बारे में पूछा है। अब हम लोग सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यूक्रेन ही क्यों। तो इस दृष्टिकोण से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो एक परसेप्शन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां प्रीलिम्स में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में तो आप देखेंगे पूरा का पूरा सेटअप ही है पेपर 2 में जब हम लोग देखते हैं उसमें। तो इसी क्रम में मित्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं, समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं। और इस समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्रम में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम देखते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स पढ़ पा रहा हूं, तो मैं बताऊंगा आपको कि देखें कि आप लोग इसमें बने रहे पूरे अच्छी तरीके से। पहला कह रहा है कतर में पूर्व नौसैनिक जो भारतीय हैं, उनको जो नौसैनिक अधिकारी हैं उनको दंड दिए जाने का एक मामला देखा गया है। इजराइल हमास संघर्ष जो है, मुझे लग रहा है वर्ष 2022 में जैसे यूक्रेन पर रूस का हमला था, ठीक उसी तरीके से वर्ष 2023 की एक महत्वपूर्ण घटना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्रम में इजराइल हमास संघर्ष। G20 जो है वो G20 भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और चूंकि इसका आयोजन हमने किया हुआ है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर दक्षिण चीन सागर आप देखेंगे, यूपीएससी का अगर आप सेक्शन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कई बार इससे संबंधित प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा सेक्शन जो साउथ चाइना सी का है वो इंपॉर्टेंट है। फिर भारत द्वारा जो देशों को सैन्य हथियारों की आपूर्ति की जा रही है, यानी कि जब हम लोग देख रहे थे कि भारत एक समय हथियारों का आयातक था, अब वह धीरे धीरे हथियारों के निर्यातक के तौर पर आगे सामने निकल के आ रहा है। तो मुख्य परीक्षा में भी और इंटरव्यू में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। जब हम लोग सेक्शन पे देख सकते हैं कि जहां एक और भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सदैव ही शांति का समर्थक रहा है, दूसरी ओर वो हथियारों को जो उपलब्ध करा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि विदेश नीति में बदलाव आ रहा है। फिर इसके साथ साथ हम लोगों का अगला टॉपिक अगर हम इस सीक्वेंस में देखें तो भारत कनाडा संबंध इस वर्ष लगातार चर्चा में रहे हैं, और इस वर्ष चर्चा में रहने की वजह से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो रहा है। एक फिर है ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट, इससे रशिया अलग हो गया है, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर 2+2 डायलॉग एज यूजुअल, ग्लोबल साउथ का भी इस वक्त एक इंपॉर्टेंट परसेप्शन निकल के आ रहा है। फिर रूस यूक्रेन संकट, और एक बड़ा चर्चा में टॉपिक एक आ गया है रेड सी डिस्प्यूट, यानी कि जो लाल सागर का क्षेत्र हमको दिखता है वहां पर जो पूरा का पूरा डिस्प्यूट हो रहा है वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों हम लोग इसी के साथ शुरू करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप जब प्रश्न हम लोगों की स्क्रीन पर आए तो आप उस प्रश्न पर भी अपना एक नजरिया दें और देखने का प्रयास करें कि क्या उन प्रश्नों को आप हल कर पा रहे हैं कि नहीं हल कर पा रहे हैं। पहला टॉपिक हम लोगों का है कतर में पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को दंड दिए जाने का मामला, या कतर में पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को जो मौत की सजा मिली हुई थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज अभी थोड़े दिनों पहले ही आपने देखी है, 2-3 दिनों पहले ही आपने न्यूज आइटम देखा होगा कि कतर में जो पूर्व नौसैनिक थे हमारे, वो जो उनको मृत्युदंड का जो एक दंडादेश दिया गया था उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी सफलता मिली है। तो ये पूरा का पूरा दृष्टिकोण हम लोग समझेंगे कि है क्या चीज। कतर अपनी नेवी को स्ट्रांग करने के प्रयास की तरफ आगे बढ़ रहा था, और उस क्रम में उसने भारत के जो पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे उनसे असिस्टेंस लिया, और इस असिस्टेंस के क्रम में ये चीज निकल के आई कि जो ये भारतीय हैं
इन्होंने जासूसी की और इसकी सूचना या इसका ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करा दिया इजराइल को और इसका आरोप लगाया और इसके आरोप के आधार पर ही उनको डिटेन कर लिया। अक्टूबर में गिरफ्तार किया और नवंबर में जो निचली अदालत है उसने ये पाया कि इतने साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनके आधार पर हमारे जो पूर्व नौसैनिक हैं उनको दंड दिया जा सकता है और उसने दंड दिया। जब भारत सरकार से प्राइमा फेसी या प्राथमिक स्तर पर पूछा गया तब भारत ने बोला कि ये उस देश का आंतरिक मामला है और जो संभव हो सकता होगा वो हम प्रयास करेंगे। हम उनकी न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। न्याय प्रणाली में हम हस्तक्षेप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भारत किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति का हमेशा से ही समर्थक रहा है। मित्रों, ये भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन अभी जब कोप की बैठक आयोजित की गई है दुबई में, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जब आयोजित किया गया है दुबई में, तो उस दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो कतर के प्रमुखों के साथ मिले और इसके बाद एक आप कहें कि मुझे लग रहा है कि उनके बीच एक सकारात्मक बातचीत हुई और इसके बाद ये मुझे लग रहा है कि जो फॉलोअप है वो निकल के आया कि अब राहत मिली है और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अब स्वीकार किया गया है कि अभी हम इस दंड को जो मृत्युदंड दिया गया है इसको निलंबित करते हैं और फर्दर प्रोसीड कराएंगे। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम आपको नज़र में रखना है कि क्यों है भारत और मध्य एशिया के संबंध या भारत पश्चिम एशिया के संबंध किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो कतर है इससे हम लोग लिक्विफाई नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं और आप सोचें कि कतर के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जब हम लोग देखते हैं तो हमेशा देखेंगे कि हर चीज अपने उद्देश्य के लिए की जाती है, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए। तो मित्रों, जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब कतर ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया और हमारे पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया तो हमने क्या किया, हमने तुरंत एक तरीके से दबाव बनाने की रणनीति अपनाई और हमने मोजाम्बिक के साथ एक LNG को लेकर समझौता किया। तो हमने ये मैसेज दिया कतर को एक तरीके से कि यदि आप हमारे साथ अगर मानवीयता का दृष्टिकोण नहीं रखोगे तो हम भी कहीं ना कहीं जो दूसरा परसेप्शन है उसको लेके आगे चलेंगे और अब हम इस जो LNG है इसके हम दूसरे जो आप कहें कि उत्पादन करता है उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और भारत ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी कि अक्टूबर में ये घटना सामने आई और अक्टूबर लास्ट नवंबर के फर्स्ट वीक तक हमने इस समझौते को मोजाम्बिक के साथ फाइनलाइज कर लिया। ये स्पष्ट तौर पर एक तरीके से दबाव की रणनीति है। तो भारत ने दोनों स्तरों पर काम किया, एक कतर के ऊपर इस संदर्भ में दबाव बनाया और दूसरी तरफ कतर के जो प्रमुख हैं उनके साथ भारतीय प्रधानमंत्री ने बातचीत करके इस मामले को हल किया। तो ये एक टॉपिक है जो इस वर्ष लगातार चर्चा में, पिछला वर्ष लगातार चर्चा में रहा है और आप देखेंगे अभी इस पे फॉलोअप दिखेगा। तो पहला टॉपिक जो हम लोगों का है वो यही था कि कतर में पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को जो दंड दिया गया है उस दंड दिए जाने के पीछे परसेप्शन क्या है और इंडिया किस तरीके से अपने आप को इस समस्या से बाहर निकाल रहा है। क्योंकि जो पश्चिम एशिया का क्षेत्र है यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा या प्रवासी भारतीय समुदाय विशाल मात्रा में उपस्थित है और इतने बड़े इंडियन डायस्पोरा को सिक्योर करने की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की है। और कहीं ना कहीं ये जो इंडियन डायस्पोरा है ये भारत के हितों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। मित्रों, वर्ष 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें रेमिटेंट्स के बारे में चर्चा की गई कि जो भारतीय मान लो या किसी भी देश के व्यक्ति हैं जब काम करने के लिए जाते हैं तो वो पैसा उस देश का भारत में भेजते हैं जो काम करते हैं। इंडिया वर्ल्ड की लीडिंग कंट्री है जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंट्स प्राप्त करती है और हमारे बहुत सारे आप कहें कि व्यक्ति हैं जो इस पश्चिम एशिया में काम कर रहे हैं या पश्चिम एशिया में कामगारों के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है भारत की इकोनॉमी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मतलब तेल के दृष्टिकोण से तो पश्चिम एशिया महत्वपूर्ण स्थान रखता ही रखता है और इसके साथ ही साथ जो इंडियन डायस्पोरा वहां पर है जो काम कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उद्देश्य रखता है या महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अब एक मित्रों जो हमारे पास एक बहुत बड़ा टॉपिक है वो इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट है और आपने देखा है कि इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट ने पूरे के पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर लगभग हर जगह इसका प्रभाव दिख रहा है।
कई अवसरों पर भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मसले पर अब्सटेन भी कर गया है, कई अवसरों पर उसने समर्थन भी किया है किसी प्रस्ताव का, और कई अवसरों पर उसने प्रस्ताव का विरोध भी किया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से जो इजराइल हमास संघर्ष है वो इंपॉर्टेंट है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप मुझको ये बताओ कि हमास ने इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे आप उत्तर दोगे तो मैं उस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा कि जो हम लोग जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हैं तो पढ़ने का हमारा दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारे बहुत सारे मित्र दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, उसको भी करते हैं। तो ऐसे प्रश्न कहीं और भी आ सकते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज उत्तर दें। इजराइल हमास संघर्ष का वैसे तो बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें तो बैकग्राउंड बड़ा पुराना है। पूरा का पूरा जो इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट है या इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष है, इसकी पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमने देखा कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, यहाँ पर ब्रिटेन का प्रभाव था, और ब्रिटेन जब इस क्षेत्र से जा रहा था तो उसने बोला कि जब हमने बहुत पहले जब हमने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की थी, अपने प्रभाव को स्थापित किया था, तो हमेशा हमने यहाँ पर एक यहूदी देश की परिकल्पना की थी। तो अब जब हम यहाँ से जा रहे हैं तब हम बोलना चाह रहे हैं विश्व का पूरा यहूदी समुदाय जान ले कि यदि उसको अपना मदरलैंड चाहिए, होली लैंड चाहिए, तो आए और आके यहाँ पर अपने देश को स्थापित कर ले। बताते हैं मित्रों कि जगह जगह जहाँ जहाँ यहूदी थे वो इस क्षेत्र में आए, और इस क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने अपने आप को व्यवस्थित करना शुरू किया। फिलिस्तीन के साथ इसका कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और इस फिलिस्तीन के साथ कन्फ्लिक्ट में आप देखोगे इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर इजराइल का आधिपत्य स्थापित हुआ। जो आप आज की तारीख का मैप देखते हो और जो अगर हम लोग 1950 के आसपास का मैप अगर देखोगे, दोनों में बहुत अंतर है। अब केवल और केवल जो फिलिस्तीन है वो दो क्षेत्रों पर ही आप कहें कि फिलिस्तीन की जनसंख्या है, वहां पर है, एक है वेस्ट बैंक, और दूसरा जो परसेप्शन इसके साथ में हम लोगों को देखना है जो लगातार चर्चा में आ रहा है वो है गाजा स्ट्रिप। यानी कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दो काम करते हैं। जो ये गाजा स्ट्रिप वाला क्षेत्र दिख रहा है, गाजा पट्टी का क्षेत्र है, हमास का जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहीं पर है। वेस्ट बैंक के क्षेत्र में फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार है और उसी सरकार को भारत मान्यता देता है। यानी कि इस क्षेत्र में दो सरकारें काम करती हैं, एक क्षेत्र में काम कर रही है फिलिस्तीन अथॉरिटी और दूसरे क्षेत्र में काम कर रहा है हमास। और हमास ने अक्टूबर 2023 में एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। वो ऑपरेशन मित्रों बिल्कुल सही है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता पा रहे हैं, वो ऑपरेशन था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। यानी कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के माध्यम से हमास ने इजराइल के क्षेत्र पर आक्रमण या हमला किया। अब ये मित्रों जो नाम निकल के आ रहा है ना अल अक्सा, ये अल अक्सा का भी बड़ा एक परसेप्शन है। अल अक्सा जो मस्जिद है यहाँ पर, और आपने देखा हुआ था कि कुछ समय पूर्व ही जब वर्ष 2023 की घटना के संदर्भ में देखोगे कि इसी अल अक्सा मस्जिद में जो इजराइल की सेना है उसने प्रवेश किया था और रिटेलिएशन एक हमको देखा हुआ था। कहीं ना कहीं ये उसका बदला लेने का परसेप्शन है, इसीलिए इसका नाम रखा है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। और इस ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के माध्यम से हमास ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बहुत सारे लोगों को तो मार दिया, बहुत सारे लोगों को बंधक बना लिया है, और उसमें भी बंधकों को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है। अभी भी बहुत सारे बंधक हैं। लेकिन जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है ये और डिस्टर्ब तब हो गया जब इसको काउंटर किया हमास के इस ऑपरेशन को काउंटर करने के लिए जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, उसने स्टार्ट किया ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन। और आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो आपने देखा होगा, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो इजराइल के इस वक्त के प्रमुख हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि हम मध्य पूर्व की ज्योग्राफी चेंज कर देंगे।
और इसीलिए देखोगे जो वेस्ट बैंक के क्षेत्र के साथ वो तो अलग है, जब हम गाजा स्ट्रिप का पूरा क्षेत्र देखते हैं तो गाजा स्ट्रिप में लगातार हमले हो रहे हैं। कभी वो बोलेगा कि ऐसा है जो जनसंख्या है वो उत्तर की तरफ चली जाए, कभी बोल रहा है कि दक्षिण की तरफ चले जाए, बार बार वो प्रयास कर रहा है। अब तो एक नई सूचना ये भी निकल के आ रही है कि बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर अंडरग्राउंड सुरंग हैं और वो सारी की सारी ऑपरेशनल हैं और इन्हीं में हमास के जो लड़ाके हैं वो छुपे हुए हैं। तो अब ये प्रयास ये कर रहे हैं कि भूमध्य सागर के जल को हम पाइप के माध्यम से उन सुरंगों में डालेंगे और उन सुरंगों में डालकर जो इसमें छुपे हुए हमास के लड़ाके हैं इनको बाहर निकालेंगे। तो ये पूरी की पूरी घटना जो है वो दो दृष्टिकोणों से इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन। ये पूरा का पूरा जो पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा जिसको हम पश्चिम एशिया बोलते हैं उसी को यूरोप और अमेरिका मध्य पूर्व के नाम से जानते हैं। और यूपीएससी एक बार प्रश्न पूछ चुकी है गोलन हाइट्स को लेकर। ये जो गोलन हाइट्स का क्षेत्र है ये सीरिया के क्षेत्र के साथ बिलोंग करता है और इसी को उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यदा कदा समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहने वाला गोलन हाइट्स किस क्षेत्र से संबंधित है, और वहां पर वो क्षेत्र दे रखा था, ऑप्शन में दे रखा था मध्य पूर्व। भारत के लिए इजराइल भी इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए पश्चिम एशिया के विभिन्न देश भी इंपॉर्टेंट है अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर। तो तकनीक चाहिए हमको इजराइल से, एज वेल एज हमको ऑयल चाहिए जो इस क्षेत्र के विभिन्न देश हैं उनके साथ में। तो भारत बड़ा बैलेंस बना के चल रहा है इनके साथ में। बैलेंस बनाने का परसेप्शन ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम देश नाराज हो जाएं या जो ऑयल उत्पादक देश हैं वो नाराज हो जाएं। एट द सेम टाइम उसको कहीं ना कहीं इजराइल के साथ भी एक सहयोग को आगे लेके चलना है। तो ये जो पूरा का पूरा दृष्टिकोण है वो इसी से है, जो घटनाएं हो रही हैं उनको ध्यान में रखना है। अब मित्रों आपको इन दो प्रश्नों पर एक बार नजर बना के रखनी है। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में चर्चा में रहे हाउथी विद्रोही निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे प्लीज मुझे। हाल ही में चर्चा में रहे हाउथी विद्रोही किस देश से संबंधित है या कहां से ऑपरेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये प्रयास ये कर रहे हैं, एक तो इन्होंने मिसाइल फायर की इजराइल के ऊपर जिसको बीच के क्षेत्र में ही नष्ट कर दिया अमेरिकन फोर्सेस द्वारा, और दूसरा इन्होंने शिप को भी कहीं ना कहीं भारत की तरफ शिप एक आ रहा था उसको पकड़ने का प्रयास किया या उसको कैप्चर करने का प्रयास किया। तो हाउथी विद्रोही कहां चर्चा में आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। हमारे पास कुछ मित्र हमारे सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, यमन। यमन में हाउथी विद्रोही, हाउथी रिबेलियन या हाउथी विद्रोही कर रहे हैं काम। फिर दूसरा प्रश्न मित्रों आपके सामने कि भारत द्वारा इजराइल हमास संघर्ष के दौरान नागरिकों को निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से क्या है। मिशन कावेरी, मिशन गंगा, मिशन संजीवनी, मिशन अजय। एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे प्लीज। मिशन कावेरी, मिशन गंगा, मिशन संजीवनी, मिशन अजय। दोस्तों इजराइल और हमास के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ, उस इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट के बीच में भारत को अपनी जनसंख्या के वहां से बाहर निकालना था और उस जनसंख्या से को बाहर निकालने के क्रम में भारत ने ऑपरेशन कोर्ट स्टार्ट किया, मिशन अजय। देखो मिशन अजय दोस्तों चर्चा में रहा इस वजह से, बाकी के मिशनों पर भी देख ले हम लोग। मिशन कावेरी सूडान में जो हम लोगों के फंस गए थे, मिशन गंगा यूक्रेन में, यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वहां पर, और मिशन संजीवनी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था मालदीव में। और मिशन संजीवनी के माध्यम से हम लोगों ने मालदीव में आप कहें कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई है, स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराई है। अब देखो ये जो मित्रों मालदीव आ रहा है, इसी मालदीव में एक कैंपेन चला है भारत के विरुद्ध जिसको हम बोलते हैं
इंडिया आउट कैंपेन। तो ये भी ध्यान में रखना है कि कहाँ पे ऑपरेशन चला है। ऑपरेशन चला है तो मालदीव में चला हुआ है, इंडिया आउट कैंपेन चलाया इन्होंने, और इंडिया आउट कैंपेन के माध्यम से वर्तमान में जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं चुने गए हैं, उन्होंने इस कैंपेन को चलाया था। और उसके अंतर्गत इंडिया आउट कैंपेन का परसेप्शन ये है कि भारत ने मालदीव की सुरक्षा के लिए अपने 2 डॉर्नियर विमान दे रखे थे और अपने कुछ नौसैनिकों को रख रखा था ताकि वहां के में ऑपरेशनल एक्टिविटी को अंजाम दिया जा सके। इनका कहने का मतलब है कि ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के तौर पर दिखाई पड़ता है और इसके लिए एक कैंपेन चलाया उन्होंने। कई विश्लेषक बोलते हैं कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति है, जो इस वक्त के राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो प्रो चाइनीज है, मतलब उनका झुकाव चीन की तरफ है। और ऑब्वियस है भारत और चीन के बीच में पिछले कुछ समय से लगातार तनातनी चल रही है। दोनों कहीं ना कहीं जो हिंद महासागर का क्षेत्र है उस पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी के क्रम में ये दिख रहा है। तो ये 2 प्रश्न है दोस्तों। अब ध्यान क्या रखना है आपको, इसी के तरीके से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते रहे हैं। कई बार वो उसने ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन देखोगे अगर आप यूपीएससी का, तो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा क्षेत्र दशकों तक गृह युद्ध के क्षेत्र में परिवर्तित हुआ है, तो वही उसका आंसर सोमालिया था। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के प्रश्न कई बार यूपीएससी पूछती रही है। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं तब हम इस तरीके से चीज़ों को देख पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप में से बहुत सारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। अब दोस्तों हमारे पास एक टॉपिक निकल के आ रहा है G20। G20 इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार हमने किया और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई दोस्तों, G20 का रूपांतरण अब हो रहा है G21 में, क्योंकि इसमें शामिल हो गया है अफ्रीकी संघ या अफ्रीकी यूनियन। अगर हम दोस्तों G20 की बात करें तो G20 का थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का भी पार्टिसिपेशन होता था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो आपने देखा होगा कि जो IMF की जो चीफ है उनका एक तरीके से जब भारत में जब ये आयोजन किया गया था तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से एक डांस पर बहुत सारे जो भारत की कलाकार थी वो डांस कर रही थी, तो उनके भी कदम आपस में थिरकने लगे। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बड़ा शूट करके और रिलीज किया गया है। इसको ये दिखाता है कि भारत में कल्चर जो एक है वो किस तरीके का छुपा हुआ है और वो विदेशियों को भी आकर्षित करता है। G20 की स्थापना का अगर परसेप्शन देखें तो 1999 में इसको एस्टैब्लिश किया गया और 1999 में एस्टैब्लिश करने का परसेप्शन ये था क्योंकि एशिया के क्षेत्र में एक जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर आया। उससे पहले G8 या G7 दोनों ही परसेप्शन से अगर हम लोग देखें तो माना गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G7 या G8 समूह है वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भूमंडलीकरण का प्रभाव है कि एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में यदि कुछ उतार चढ़ाव होगा तो ये जो संगठन है ये बचा लेगा। इसमें विकसित देश हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन इतना होने के बावजूद भी मित्रों हमने देखा कि एशिया के क्षेत्र में संकट आ गया। तो हमको लगा कि नहीं, अब हमको कोई एक ऐसी संस्था की स्थापना करनी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दे सके, और उस वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के क्रम में G20 इस्टेब्लिश हुआ। G20 को 2 स्तरों पर काम करना है दोस्तों। एक, नीति के मामले में सहयोग करना है, और इनका मानना है कि यदि अर्थव्यवस्था में कोई उतार चढ़ाव आता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण माना जाता है भ्रष्टाचार को। तो इन्हीं 2 दृष्टिकोणों से आपस में काम करते हुए बढ़ते हैं।
ये देखिए मित्रों, G20 जो शिखर सम्मेलन था उसके परसेप्शन पे देखते हैं। दो दृष्टिकोणों से मित्रों ये काम करती है। एक को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रैक और एक है शेरपा ट्रैक। इन दो ट्रैक के साथ में काम करती है। एक के अंतर्गत ये वित्तीय नीतियों के संदर्भ में स्थायित्व को बढ़ावा देती है कि भाई फाइनेंशियल पॉलिसीज इस तरीके की बनाई जाए जिससे कि राष्ट्रों के बीच में वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिले। और दूसरा परसेप्शन काम करती है वो ये करती है कि राष्ट्रों के बीच में भ्रष्टाचार को कम किया जाए, यानी कि राष्ट्र अपनी तरफ से इस तरीके का प्रयास करे जिसमें कि भ्रष्टाचार को में कमी आए, और भ्रष्टाचार में कमी आने की वजह से राजनीतिक स्तर पर नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने के संदर्भ में आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं देश को वित्तीय तौर पर स्थायित्व की तरफ रहेगा या वित्तीय स्थिरता रहेगी। और ऐसी वित्तीय स्थिरता के दौर में कहीं ना कहीं एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती रहेगी और उतार चढ़ाव नहीं आएगा। अभी भी हम लोगों ने देखा हुआ है, वित्तीय दृष्टिकोण से देखें एक देश दूसरे देश के साथ लगातार जुड़ा हुआ है। अभी आप सिंपल से देखो कि इजराइल और हमास के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ है और हाउथी रिबेलियन ने अगर कुछ शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है तो इससे तेल की कीमतों में लगातार उछाल की स्थिति देखी गई। इसके साथ साथ बहुत सारी वस्तुओं का भी जो मूल्य है वो भी बढ़ गया। या हम लोगों ने लास्ट ईयर 2022 में देखा था कि अगर यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, तो उसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य कीमतों में तीव्र उछाल देखा गया। इसके साथ ही साथ तेल की कीमतों में भी बड़ा तीव्र उछाल देखा गया। इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमंडलीकरण ने चूंकि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ रखा है, ऐसी स्थिति में किसी एक देश की नीतियां दूसरे देश की नीतियों को प्रभावित करती हैं या दूसरे देश पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। और जैसे ही ये प्रभाव पड़ता है वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जाती रहती है। तो G20 जो शिखर सम्मेलन है इंपॉर्टेंट है। इस G20 शिखर सम्मेलन में बहुत कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें देखें, एक अफ्रीकी यूनियन को शामिल कराना, दूसरा भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा है जिसको हम लोग आईमैक के तौर पर जान रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं अफ्रीकी संघ को शामिल कराए जाने का परसेप्शन देखते हैं क्या है। अफ्रीकी संघ के साथ हमारे संबंध बहुत पहले से ही रहे हैं और पूरे अगर इंटायर अफ्रीका को देखें तो इंटायर अफ्रीका में जो ये अफ्रीकी संघ है ये डोमिनेट करता है। 55 देशों का एक ग्रुप है और ये जो अफ्रीका है, आज जो हमको अफ्रीका दिख रहा है, ये भविष्य का बाजार है, भविष्य के बाजार के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा है ये परसेप्शन, या अगर हम लोग अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका भारत की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज, यहां पर इंडियन डायस्पोरा का प्रेजेंस है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जब देखा हुआ था कि जब हम लोगों ने मिशन कावेरी की बात की थी, तो मिशन कावेरी के अंतर्गत हम लोगों ने सूडान का परसेप्शन देखा था। तो ये पूरा का पूरा जो अफ्रीका है ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता होगा कि गांधी बाबा ने आंदोलन भी यहीं से शुरू किया हुआ था। तो अफ्रीका के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें, भारत के परसेप्शन से भी देखें, अफ्रीका के दृष्टिकोण से भी देखें, तो अफ्रीका को विश्व राजनीति में वो स्थान कभी नहीं मिल पाया जिस स्थान की हमेशा उसको अपेक्षा थी या आकांक्षा थी। भारत ने जब नैम को स्टार्ट किया या भारत नैम के जो फाउंडिंग मेंबर में था, तो भारत का परसेप्शन यही था कि हम दोनों दो गुटों से पृथक रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का परिचालन करेंगे। और भारत के पीछे बहुत सारे देश चल रहे थे साथ में। लेकिन हम लोगों ने देखा कि 1991, 1992 ऑनवर्ड्स जैसे ही सोवियत संघ का पतन होता है और भारत का झुकाव बरबस चला जाता है अमेरिका की तरफ, तो कई सारे देशों को यह लगा कि शायद भारत ने गुट परिवर्तन कर लिया है या भारत किसी एक गुट के साथ आ गया है। लेकिन यही भारत की विदेश नीति का परिचायक आप कहें या भारत की विदेश नीति की दूरदर्शिता का भाव है
कि भारत ने अब G20 शिखर सम्मेलन में जो अफ्रीकी यूनियन को शामिल करा दिया है, भारत ये कह सकता है, किसी भी देश को कह सकता है कि अगर हमने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है, अगर किसी संकल्पना को लेकर आगे चले हैं, तो हम किसी भी देश को छोड़ते नहीं हैं। और भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इतने समय से प्रयास किया जा रहा था G20 के अंतर्गत, लेकिन ये भारत के आप कहें कि नेतृत्व में, या जब भारत जब इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत की अध्यक्षता के समय ही अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल कराया जाना भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो अफ्रीका को शामिल करने का भारत को क्या क्या लाभ? सबसे पहले बाजार की प्राप्ति, दूसरा चीन के प्रभुत्व को नियंत्रित करने में सहायता, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है ग्लोबल साउथ के संदर्भ में। अभी मित्रों हम लोगों को एक टॉपिक और भी देखना है इसके संदर्भ में, ग्लोबल साउथ का है। ग्लोबल साउथ की संकल्पना कहते हैं कि अंगटैड बोलता है कि ऐसे देश जहां पर गरीबी का स्तर अत्यंत निम्न है, जहां पर शिक्षा का स्तर भी अत्यंत निम्न है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, और पूरा का पूरा जो क्षेत्र देखते हैं हम लोग, एक सदर्न हेमिस्फीयर देखते हैं, एक नदर्न हेमिस्फीयर देखते हैं, यानी कि एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध देखते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध का जो पूरा का पूरा क्षेत्र आता है, कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो वो सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो ग्लोबल साउथ के तौर पर जाना जाता है। और भारत अब क्या कर रहा है, इस ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है। कई विशेषज्ञ बोलते हैं कि भारत को एक महत्वपूर्ण सफलता तब प्राप्त होगी जब वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए देशों के सहयोग का आह्वान करेगा, और उस वक्त ये अफ्रीकी संघ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत उनको कह सकता है कि जब आपको आवश्यकता थी तब हमने इसको शामिल करवाया G20 में, अब आज हमको आपकी आवश्यकता है तो आप हमारा सहयोग करो। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गिव एंड टेक का फॉर्मेट चलता है। हालांकि जब हम यूपीएससी में आंसर लिखते हैं और जब हम इंटरव्यू में बोलते हैं तब हम इस तरीके की चीजें नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि इससे ये शो होने लगता है कि हम अवसरवादी हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ एक ही चीज संबंधों को आके लेके जाती है, और वह है अपने राष्ट्रीय हित। अब वो राष्ट्रीय हित किस तरीके के हो सकते होंगे, इसका परसेप्शन अलग अलग हो सकता होगा। तो अफ्रीकी संघ को शामिल कराए जाने का दृष्टिकोण भारत को लाभ ये मिलने वाला है। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई दोस्तों, भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा, जिसको हम लोग आईमैक के तौर पर जानते हैं। और आईमैक का पूरा परसेप्शन अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे परसेप्शन के साथ ये चल रहा है। यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यूएई से होते हुए सऊदी अरब, सऊदी अरब से इजराइल, और इजराइल से होते हुए सीधा हम लोग भूमध्य सागर होते हुए ग्रीस, और इसके बाद सीधा हम लोग यूरोप में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पहली बार कोई एक ऐसा फॉर्मेट आ रहा है जिसमें हम टर्की को बाईपास कर रहे हैं या तुर्की को बाईपास कर रहे हैं। टर्की को हमेशा से ही यूरोप का प्रवेश द्वार के रूप में यूरोप का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से देखोगे टर्की के साथ हमारा तनातनी चल रही है या तुर्की के साथ हमारा तनातनी चल रही है। कई अवसरों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में ये भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे चुके हैं। खुद इनके जो राष्ट्रपति है एर्दोगन साहब, वो भी कई बार खुले मंचों से भारत की आलोचना कर चुके हैं। फिर पिछले कुछ समय से मित्रों एक नई चीज और हो रही है
इनका झुकाव हो रहा है रशिया की तरफ और टर्की जो है वो नाटो मेंबर है, नाटो का सदस्य है। फिर कुछ ऐसे देश हैं जो नाटो में शामिल होना चाह रहे हैं, टर्की उनके शामिल करने पर भी रोक लगा रही है। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने एक तरीके से टर्की को यह समझाने के लिए कि विश्व राजनीति में आप इतने भी ताकतवर नहीं हैं कि आप एक तरफा कार्रवाई कर सकें, एक तरफा निर्णय ले सकें, और भारत ने भी टर्की को यह समझाने के लिए कि सब कुछ आपके साथ आपके मुताबिक ही नहीं चलेगा, हमने क्या किया, हमने एक नए कॉरिडोर को इस्टेब्लिश कर दिया। ये बाईपास करेगा टर्की को और यूरोप तक भारत की पहुंच को सुनिश्चित करेगा। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक चीज ये भी यहां पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि यहां पे इजराइल के साथ क्लब कर रहे हैं। अब अगर इजराइल में अगर कोई संघर्ष हो रहा है, इसका मतलब है इस प्रोजेक्ट पर एक कहीं ना कहीं एक दबाव के तौर पर भी काम करेगा। मित्रों, तो यही है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, या जिसको हम लोग कई बार आईमैक के नाम से भी जानते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी रही है, यही जो क्षेत्र अगर हम लोग देखते हैं, यूएई देख रहे हैं हम लोग, इजराइल देख रहे हैं, इंडिया देख रहे हैं, और अगर हम यूएसए को देखें तो इन्हीं के साथ एक ग्रुपिंग स्टैब्लिश है जिसको हम लोग बोलते हैं I2U2। आपने देखा होगा यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है आपसे। I2 यानी कि इंडिया, इजराइल, U2 यूएई और प्लस यूएसए। यहां पर जो हमको यूएई दिख रहा है, यूएई की अगर हम बात करें, जो कि मेजर कंट्री हमको यहां पर यूएई दिख रहा है, यूएई, बहरीन, इन दो देशों के साथ संबंध शुरुआत से इजराइल के बड़े तनावपूर्ण रहे हैं। तो इसी तनावपूर्ण संबंधों को से निपटने के दृष्टिकोण से इन तीन देशों के बीच में एक समझौता किया गया, जिसको समझौते को हम लोग बोलते हैं अब्राहम एकॉर्ड। इस अब्राहम एकॉर्ड को मैं दोस्तों मीडिएटर के तौर पर भूमिका रही थी अमेरिका की, और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में एक रहा। एक चीज और ध्यान रखिएगा मित्रों, अमेरिका के बारे में एक जनरल परसेप्शन ये चलता है कि उनके राष्ट्रपतियों की एक बहुत महत्वपूर्ण आप कहें कि एक इच्छा होती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की दिशा में प्रयास करें, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी दिशा में कहीं ना कहीं काम करें। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक टेबल पर बैठलवा लिया एक तरीके से यूएई, बहरीन और इजराइल को। और मित्रों, इसी को अमेरिका बोलता है मध्य पूर्व की नई सुबह। वो ये कह रहा है कि ये जो समझौता है ये मध्य पूर्व की नई सुबह के तौर पर देखा जाएगा और रिलेशन को नॉर्मलाइज करेगा। इसीलिए देखोगे दोस्तों, इतना बड़ा बखेड़ा इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये देश सब शांत हैं। ये देश इसीलिए शांत है क्योंकि अमेरिका का प्रभाव दिख रहा है और इन्होंने अपने रिलेशन को नॉर्मल इजराइल के साथ करना शुरू कर दिया है। ठीक वैसी स्थिति जब कोई लड़ता है दो आपस में, तो एक लड़ने के क्रम में एक कोई एहसास हो जाता है कि अब हम कितना भी प्रयास कर ले हम जीत नहीं सकते हैं, तो अब हम जीत नहीं सकते हैं तो हम समझौता ही कर लेते हैं। तो ये समझौता बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। भारत के साथ अगर I2U2 समझौते को अगर क्रियान्वित किया गया, उसकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं अब्राहमिक अकॉर्ड है। अब्राहमिक अकॉर्ड इसलिए है क्योंकि भारत के सामने हमेशा से ही मित्रों ये दुविधा रही कि वो इजराइल के साथ अगर अपने संबंधों को लेके जाता है तो पश्चिम एशिया के और देश नाराज हो जाते हैं, और यदि पश्चिम एशिया के साथ संबंधों को लेके जाता है तो इजराइल के साथ समस्या खड़ी होती है। उसको दोनों के बीच में बैलेंस बनाना था। इस अब्राहमिक अकॉर्ड ने एक मौका दे दिया क्योंकि रिलेशन नॉर्मल होना शुरू हो गया। जैसे ही रिलेशन नॉर्मल हुआ वैसे इंडिया ने एस्टेब्लिश कर दिया I2U2, और इसके माध्यम से हमने क्या किया, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण आप कहें कि उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यूएई का बड़ा व्यापक इन्वेस्टमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ है।
तो ये जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर इसी के अंतर्गत एक ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को भी स्टैब्लिश किया गया है, यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का पर्पस मतलब ये है कि अब हम बायोफ्यूल को प्रमोट करेंगे। और इस बायोफ्यूल को प्रमोट करने के क्रम में भारत और ब्रिटेन ने इसको स्टार्ट किया और फिर इसमें बहुत सारे देश शामिल हो गए। कहीं ना कहीं स्वच्छ ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना इसका एक महत्वपूर्ण परसेप्शन है, इसलिए क्योंकि भारत कई अवसरों पर अगर आप देखोगे लगातार क्लीन एनर्जी की वकालत करता आया हुआ है। अभी भी जो सम्मेलन थोड़े समय पहले दुबई में आयोजित किया गया था, वहां पर भी भारत ने बहुत सारे मेजर इनिशिएटिव्स को लेकर चल रहा है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे इनिशिएटिव्स आपको देख रहे हो कि जो भारत सरकार ने स्टार्ट कर रखे हैं, या हम लोग कहें कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर घोषणा कर रखी है। एक आप नाम सुनते होंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक बार कमेंट बॉक्स में मित्रों उत्तर एक बार दो मुझे और ये बताओ कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां पर है। दूसरा देखते हैं हम लोग, पंचामृत रणनीति, एक P3 मूवमेंट भी है एक है लाइफ मिशन। तो ये क्या है, ये सारी की सारी चीजें इसको ही समर्थन दे रही हैं। पंचामृत रणनीति भी चर्चा में है। तो ये सारी की सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप अपना मेंस दे रहे हैं, जब आप प्रीलिम्स की चीजें देख रहे हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन का महत्वपूर्ण जो एक परसेप्शन है वो इन्हीं 3 बिंदुओं के आसपास आके रिवॉल्व कर जाता है। अफ्रीकी यूनियन को शामिल कराया जाना बिल्कुल सही है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही है, गुरुग्राम बिल्कुल सही, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, या जिसको हम कई बार आईमैक के तौर पर देख रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट और लगातार चर्चा में रहने वाला एक आप कहें परसेप्शन है, वो परसेप्शन है दक्षिण चीन सागर विवाद या साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। अभी थोड़े ही समय पहले हम लोगों ने देखा हुआ है, दिसंबर और नवंबर में 2 घटनाएं ऐसी हुई। जो फिलीपींस है, फिलीपींस के एक वेसल है वो चाइनीज वेसल से टकरा गई। या दूसरे अवसरों पर एक और न्यूज आपने देखी हुई थी कि किस तरीके से जो चाइना का युद्धपोत है वो फिलीपींस के एक वेसल है उसको डुबो रहा है, उसके ऊपर पानी की बौछार करके, और उसको सिंक करा रहा है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो विवादास्पद है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, या महत्वपूर्ण आप कहें कि दृष्टिकोण लिए हुए। अगर हम दक्षिण चीन सागर को देखें तो दक्षिण चीन सागर का विवाद इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है क्योंकि दक्षिण चीन सागर पर चीन अपनी संप्रभुता का दावा करता है। अपनी संप्रभुता के दावा करने के क्रम में वो 14वीं, 15वीं, 16वीं, 18वीं इन शताब्दियों के एक तरीके से आप कहें कि रिटन डॉक्यूमेंट को लेके आता है और बताता है कि ये क्षेत्र उसका क्षेत्र है। भारत के साथ भी अगर हम लोग देखते हैं तो भारत के साथ भी अगर आप लोग देखोगे तो पूरा का पूरा जो एरिया हमको दिखता है, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट हमको दिखती है डिस्प्यूटेड है, दोनों के बीच में विवादास्पद है। हमारी तरफ से विवादास्पद नहीं है, ये चीन की तरफ से विवादास्पद है क्योंकि इस क्षेत्र में अगर अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र देखें तो मैकमोहन रेखा है और चीन है मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता है। तो पूरा का पूरा एरिया कन्फ्लिक्ट है। तो जो चीन के साथ जिस किसी देश की भी सीमा लगी हुई है, टोटल अगर हम लोग देखें 14 देशों के साथ उसकी सीमा लगी हुई है, 12 देशों के साथ उसने बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल कर लिया है, 2 बचे हुए हैं। इधर अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें भारत और भूटान, और इधर अगर हम सी की बात करें तो साउथ चाइना सी पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड है। और इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर चीन अपनी संप्रभुता का दावा करता है इनके माध्यम से, जिसको बोलते हैं 9 डैश लाइन।
तो एक तो यही ध्यान रखें, हो सकता है कभी आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ दे कि 9 डैश लाइन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसी दक्षिण चीन सागर या साउथ चाइना सी का जो क्षेत्र है, इस साउथ चाइना सी के क्षेत्र में डिस्प्यूटेड है। इस इन 9 डैश लाइन के माध्यम से चीन बोलता है कि ये उसका क्षेत्र है, और इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं पारासेल देखते हैं, स्प्रैटले द्वीप देखते हैं। इन सारे द्वीपों पर वह अपनी संप्रभुता का दावा करता है, और इस दावा करने के क्रम में उसका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है मेनली फिलीपींस के साथ, मलेशिया के साथ और वियतनाम के साथ। इन 2 देशों के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। और मित्रों देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यही परसेप्शन है कि भारत ने अपनी मिसाइल एक है ब्रह्मोस, उसका पहला निर्यात अगर किसी देश को किया है तो इसी फिलीपींस को किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर उनके प्रति अगर विशेष रुचि रखेंगे तो आप पाएंगे कि हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होगा। पूरे विश्व में इतने सारे देश डिमांड कर रहे थे, हमने फिलीपींस को ही क्यों दी? क्योंकि फिलीपींस लगातार उलझ रहा है चाइना के साथ में, और चाइना के साथ हम उलझ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने उसके साथ जो देश उलझा वो उसको वेपनाइज करना शुरू कर दिया है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अगर हमारे और नेपाल के बीच में अगर कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है तो चाइना उसको हवा दे रहा है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इंडिया आउट कैंपेन, तो इंडिया आउट कैंपेन का परसेप्शन भी यही था, यानी कि दोनों देश कहीं ना कहीं उलझे हुए आपस में, और उस उलझने के क्रम में उनके बीच में जो शक्ति का संतुलन है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है। तो ये देश जो है वो लगातार उलझे हैं। अब हमको सिंपल से देखना है कि हमारे लिए दक्षिण चीन सागर का महत्व किस दृष्टिकोण से है, भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण रखता है। सबसे पहला मित्रों महत्व आपको ध्यान में रखना है कि भारत के कुल व्यापार को अगर हम लोग देखें तो उसका 38% इसी दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र से ही होकर गुजरता है। तो यदि दक्षिण चीन सागर में लगातार तनातनी होगी तो भारत के व्यापारिक या भारत के आर्थिक हित मित्रों प्रभावित होने लगेंगे। दूसरा चीज, इस क्षेत्र के विभिन्न देशों जैसे वियतनाम, फिलीपींस, इनके साथ भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत की एक नीति है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इससे पहले की एक नीति हम लोग देखते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में मित्रों ये बताओ कि लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या अंतर आपको समझ में आता है। क्या दोनों एक ही हैं कि दोनों अलग अलग हैं? यदि दोनों अलग अलग हैं तो किस आधारों पर अलग है? वापस आते हैं, तो जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं तब तक हम लोग वापस आते हैं इस संदर्भ में। तीसरा एक अन्य महत्वपूर्ण है कि यह क्षेत्र है ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर ऊर्जा के भंडारों की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है। भारत की एक कंपनी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, वो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड वियतनाम के क्षेत्र में तेल को खोज रही है। तो यदि भारत इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत, जो कि अब रीजनल प्लेयर से ग्लोबल प्लेयर की तरफ निकल रहा है, अपने आप को बना रहा है,
उसमें कहीं ना कहीं झटका लगेगा। तो भारत इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और इसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रुपिंग काम कर रही है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। वापस आते हैं दोस्तों, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर को देखते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी का जहां फोकस सिर्फ आर्थिक संबंधों पर था और क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो आसियान तक था, वहीं दूसरी ओर जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके 3 आयामों पर काम हो रहे हैं इसमें, आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक। और इसी रणनीतिक संबंधों को दिशा देने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति की। दूसरा परसेप्शन कि इस जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दायरा है वो ज्यादा विस्तृत है क्षेत्र के दृष्टिकोण से। आसियान के साथ इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, ओशियाना का क्षेत्र तक है, वो सारे के सारे क्षेत्र पर भारत कहीं ना कहीं इससे लक्षित है या इससे प्रभावित है या कहीं ना कहीं इस नीति के माध्यम से इस क्षेत्र को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा क्षेत्र देखें तो पूरा का पूरा क्षेत्र भारत के आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो भारत का एक्टिवली पार्टिसिपेशन इसी दृष्टिकोण से देख रहा है कि अगर हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करें तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे, और इसीलिए भारत की ग्रुपिंग है वो लगातार काम कर रही है, चाहे हम क्वाड की बात करें चाहे हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं दोस्तों, और अगला टॉपिक हम लोगों को कह रहा है भारत द्वारा विभिन्न देशों को सैन्य हथियारों का निर्यात किया जा रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि किस तरीके से भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति की, हम वियतनाम को हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हम लोगों ने कहीं ना कहीं अन्य देशों को हथियारों की आपूर्ति की है। एक बड़ा सिंपल सा बेसिक सा प्रश्न आपके सामने बन सकता है कि अक्सर समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहने वाला नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में विवादास्पद है या डिस्प्यूटेड है? एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज उत्तर दें मुझे। एक बार आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें प्लीज। बिल्कुल सही, हमारे कुछ मित्र इसकी तरफ उत्तर दे पा रहे हैं, यानी कि नागोर्नो काराबाख का जो क्षेत्र है वो डिस्प्यूटेड है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। अब आर्मेनिया अजरबैजान का जो डिस्प्यूट है ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमको दिखता है। देखो क्षेत्र है मित्रों ये अजरबैजान का। अगर हम आर्मेनिया अजरबैजान को देखें, अगर इन देशों को देखें तो ये वही देश हैं जो सोवियत संघ से विघटित हुए थे या सोवियत संघ से अलग हुए थे। अलग होने के क्रम में हम लोगों ने देख रहे हैं ये कि आर्मेनिया अजरबैजान का क्षेत्र है। अजरबैजान की जो जनसंख्या है वो है मुस्लिम, जबकि आर्मेनिया की जो जनसंख्या है वो है आर्मेनियाई मूल की ईसाई जनसंख्या। यानी कि आर्मेनिया में ईसाई जनसंख्या जबकि अजरबैजान में मुस्लिम जनसंख्या है। ये जो क्षेत्र हम लोग देखते हैं दोनों दोस्तों, नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र देखते हैं। इस नागोर्नो काराबाख के क्षेत्र में क्षेत्र है अजरबैजान का मित्रों, लेकिन जनसंख्या है वो आर्मेनियाई मूल की ईसाई जनसंख्या है।
इसका मतलब है कि इस क्षेत्र के साथ इस क्षेत्र का एक विशेष लगाव है। दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो इसी एरिया पर होल्ड करने को लेकर है, और भारत द्वारा इसी आर्मेनिया को वेपन की सप्लाई की जा रही है। भारत द्वारा जो आर्मेनिया को वेपन की सप्लाई की जा रही है वही कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अजरबैजान का झुकाव है टर्की की तरफ और भारत और टर्की के बीच में कहीं ना कहीं तनातनी है। आर्मेनिया का झुकाव है भारत की तरफ, तो भारत को लगता है कि वो आर्मेनिया को अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो कल के उसकी छवि प्रभावित होगी। तो हमने क्या किया, इस आर्मेनिया को वेपनाइज करने के लिए सबसे पहले दिया स्वाति रडार, फिर हमने इसको दिया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, और अब हम इसको बख्तरबंद गाड़ियों से संबंधित बहुत सारे हथियार और भी उपलब्ध करा रहे हैं। भारत ऐसा क्यों कर रहा है? भारत ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोग इधर देख रहे हैं, अगर हम हथियारों की आपूर्ति के संदर्भ में देखें तो हम उपलब्ध करा रहे हैं हथियार फिलीपींस को, हम दे रहे हैं वियतनाम को, हम दे रहे हैं म्यांमार को, आर्मेनिया को, और भी बहुत सारे देश हैं जिनको हम वेपन की सप्लाई कर रहे हैं। इनफैक्ट भारत का जो एक विमान है तेजस, इसको लेकर भी बहुत सारे देश इंटरेस्टेड हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा था, मेक इन इंडिया, और इस मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम लोग हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, और इन हथियारों के निर्माण के साथ साथ हम उसका निर्यात भी कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत अपने आप को हथियारों के आयातक की जगह अब हथियारों के निर्यातक के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है, और निर्यातक के तौर पर प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम। और इतने सारे देशों को हम लोग वेपन की सप्लाई कर रहे हैं। ये तो छोटी लिस्ट है, और भी बहुत सारे देश हैं जिनको हम लोग वेपन की सप्लाई कर रहे हैं। तो जो ये वेपन की सप्लाई की जा रही है, तो कई अवसरों पर कई विशेषज्ञ बोलते हैं कि भारत अपनी शांति की नीति से हट रहा है, या शांति की तरफ जो उसका परसेप्शन था वो प्रभावित हो रहा है। तो हम यहाँ पर सीधा सा कहेंगे कि नहीं, भारत शांति के प्रावधानों से या शांति की संकल्पना से हट नहीं रहा है। भारत ये देख रहा है कि एक तरफ हम आर्मेनिया देख रहे हैं और एक तरफ हम अजरबैजान देख रहे हैं। अजरबैजान ताकत के मामले में आर्मेनिया से बहुत आगे है। एक दूसरा है कि अजरबैजान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से टर्की का समर्थन प्राप्त है। तो अगर आज भारत आर्मेनिया की सहायता नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं अजरबैजान के साथ वो पिछड़ जाएगा, और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में भारत जो अपने प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, वो प्रभाव को स्थापित करने में भारत पिछड़ जाएगा। तो भारत क्या कर रहा है, अपने आप को अब रीजनल प्लेयर से ग्लोबल प्लेयर की तरफ लेके आ रहा है। तो यदि हम अपने आप को रीजनल प्लेयर से ग्लोबल प्लेयर की तरफ निकल के आ रहे हैं, तब हमको स्पष्ट तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण बना के रखना है, या अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन पर प्रत्यक्ष हमको एक, आप कहें कि क्लियर कट हमको एक परसेप्शन चाहिए, एक निर्णय चाहिए। इसीलिए देखोगे कि जैसे ही हमास ने हमला किया, वैसे ही इमीडिएटली तुरंत भारत के प्रधानमंत्री ने फोन किया, इजराइल के जो प्रमुख हैं उनके साथ बातचीत की, और भारत का जो एक समर्थन है उसके प्रति उन्होंने उनको दर्शाया।
ये चीजें क्या है, अब इंडिया अपने आप को बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करा रहा है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। अगर आप देखोगे आतंकवाद को लेकर अगर हम देखें, उसके दृष्टिकोण से भी देखें, जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, शरणार्थी संकट एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन का जो आइलैंड नेशन है, द्वीपीय देश है, उन पर प्रभाव बहुत ज्यादा व्यापक है। भारत उनके मुद्दों को लगातार उठा रहा है। ये दर्शा रहा है कि अब इंडिया अपने आप को रीजनल प्लेयर से ग्लोबल प्लेयर की तरफ स्विच ओवर करा रहा है। यदि रीजनल प्लेयर या क्षेत्रीय जो आप कहें खिलाड़ी से यदि हमको वैश्विक खिलाड़ी के तौर पर बनना है, तो हमको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति बिल्कुल एक क्लियर कट परसेप्शन चाहिए। तो जो ये क्लियर कट परसेप्शन है वो हमको इसी दृष्टिकोण से दिखाई पड़ रहा है। बात कर रहे हैं इन देशों की, तो भारत जो हथियारों के उपलब्ध करा रहा है वो इसी दृष्टिकोण से देखना है हम लोगों को। अब आते हैं दोस्तों एक अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक हमारा कह रहा है भारत कनाडा संबंधों में गतिरोध की स्थिति, या भारत कनाडा संबंधों में किस तरीके का गतिरोध हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम भारत कनाडा संबंधों को देखें तो भारत कनाडा संबंधों को प्रभावित करने में खालिस्तान का मुद्दा, खालिस्तान का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इस खालिस्तान का जो मुद्दा है, कनाडा उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देता है। अब कनाडा इसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन क्यों देता है, इसके पीछे भी एक कारण हमको जानने की आवश्यकता है। वर्तमान में कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, उसको ऐसी पार्टियां समर्थन दे रही हैं जो खालिस्तान का समर्थन करती है। तो जस्टिन ट्रूडो की एक तरीके से मजबूरी है ये कि अगर वो कल को इनका समर्थन नहीं करेंगे तो उनकी सरकार गिर जानी है। तो इसका मतलब है कि जो घरेलू जो कहें कि आपकी नीतियां हैं या घरेलू प्रतिबद्धताएं हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती हैं या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए कई अवसरों पर मित्रों जब आपने पढ़ा होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, तो देखा होगा कि भारत की विदेश नीति की बात करें तो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक या भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कारकों पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो उसमें एक कारक हम लोग घरेलू कारक को भी मानते हैं। जैसे अगर हम अपनी ही बात करें तो हमने अनुच्छेद 370 को हटाया, उसके स्वभाव को परिवर्तित किया, हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन किया, तो ये हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखने लगा। हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लेके आए और उस नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत हम लोगों ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 6 समुदाय, जिसमें कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, ये जो शामिल थे, इनको हम लोगों ने नागरिकता में वरीयता देने का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तीव्र आलोचना की गई। यह कृषि कानून के समय भी आपने देखा था कि कृषि कानून के समय जस्टिन ट्रूडो या कनाडा बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। पार्टिसिपेट करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि जो घरेलू जो स्तर पर अगर हम लोगों ने कृषि कानून लेके आए और उसका पंजाब के क्षेत्र में व्यापक विरोध देखा जा रहा था। इसी पंजाब के बहुत सारे जो जनसंख्या है उसका प्रत्यक्ष जुड़ाव, अप्रत्यक्ष जुड़ाव हमको दिखता है कनाडा के साथ, क्योंकि बहुत सारे अपने सिख परिवार के जो व्यक्ति हैं वो कनाडा में काम करते रहते हैं। तो यहाँ की जनता को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कनाडा क्या कर रहा है, उस मामले में जबरदस्ती कूदा। इसी खालिस्तान के समर्थक के क्रम में एक व्यक्ति थे निज्जर की हत्या हुई कनाडा में, और कनाडा का कहने का मतलब था कि निज्जर की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत ने, और उन्होंने अपनी संसद में इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दे दिया। बस संबंध यहीं से खराब होना शुरू हो गए। संबंधों के खराब होने की शुरुआत अगर हम लोग देखें, बेसिकली अगर स्टार्टिंग देखें तो कृषि कानूनों के साथ ही होना शुरू हो गई थी। भारत ने कनाडा को वार्न किया हुआ था, क्योंकि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने स्पष्ट तौर पर कृषि कानूनों की आलोचना की थी और उन्होंने बोला था कि हम चिंतित हैं कि भारत जैसा देश इस तरीके के कानूनों को लेके आ रहा है जो कृषकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अरे देश हमारा,
जनसंख्या हमारी, तो नीतियां भी हमारी होंगी। अरे आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि किसी देश की नीतियां किस तरीके की होनी चाहिए। और भारत ने स्पष्ट तौर पर आप कहें कि वार्न किया कनाडा को कि भारत के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे। फिर ये जो सरकार है वर्तमान में 2014 में से जो सरकार आई है, ये बहुत प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी को लेके आई है, बहुत ही मुखर विदेश नीति को लेके आई। तो अगर आप उसको कुछ बोलोगे तो तुरंत रिटेलिएशन दिखता है आपको। तो हमने स्पष्ट तौर पर कनाडा को एक तरीके से सख्त लहजे में समझा दिया। फिर कनाडा के जो प्रमुख हैं ये, इन्होंने जब स्टेटमेंट संसद में दिया तो हमने इनके राजदूत को जो भारत में है उनको बुलाया, और बुलाने के बाद हमने उनको बताया कि जो आपके यहाँ पे जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, भारत उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। और बताते हैं वो मीटिंग केवल 3 मिनट चली थी, केवल 3 मिनट मीटिंग चली थी कि राजदूत को बुलाया गया, समझाया गया और वापस भेज दिया गया। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि जब वो अपनी कार में बैठ रहे थे और उनसे एक पत्रकार पूछना चाह रहा था, उन्होंने बड़ी तेजी से दरवाजा बंद किया। इसका मतलब है कि उनको भारत ने बिल्कुल सख्त लहजे में समझा दिया कि इस तरीके का स्टेटमेंट बर्दाश्त नहीं है। और भारत ने ऑफिशियली बोल दिया है कि उसने इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया ही नहीं है। तो भारत और कनाडा के बीच में जो संबंधों का तनावपूर्ण हमको माहौल दिखता है, वो तनावपूर्ण माहौल के पीछे बहुत बड़ा कारण है खालिस्तान का मुद्दा। और इस खालिस्तान के मुद्दे में भी जो निज्जर की हत्या की गई है, या निज्जर का जो असैसिनेशन हुआ है, या निज्जर को जो मारा गया है, वो उसका आरोप लग रहा है भारत के ऊपर। भारत स्पष्ट तौर पर डिनाई कर रहा है, कह रहा है ये तो आपका अपना मामला है, आपको अपने नागरिकों को सुरक्षा देनी चाहिए थी कि आप हमसे बोल रहे हो। लेकिन इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में एक जो आइटम है ये लगातार चर्चा में आ गया, ये है 5 आइज। मित्रों 5 आइज, ये 5 आइज है, ये एक आसूचना संगठन है, इंटेलिजेंस को शेयर करता है। और इसे मित्रों जासूसी संगठन के तौर पर जानते हैं। ये जासूसी करता है। अगर हम इसकी जासूसी की बात करें तो अगर देखें अगर आप, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। माना गया था कि जो देश हैं उनकी जासूसी करनी चाहिए या अपने हितों को बनाए रखना है। और स्टार्टिंग मित्रों कौन कौन कर रहा है? यूएसए, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 5 देश शामिल हुए, इसलिए इसका नाम पड़ गया 5 आइज। और आगे चल के इसमें बहुत सारे देश हुए। 5 आइज से वो 9 आइज, 9 आइज से 14 आइज। इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं और ये जासूसी करते हैं। कनाडा का कहने का मतलब है कि जो निज्जर की हत्या की गई है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है हमको अमेरिका ने, और अमेरिका ने जानकारी उपलब्ध कराई है इस 5 आइज ग्रुपिंग के माध्यम से। इसका मतलब है अगर हम अप्रत्यक्ष तौर पर देखें तो इतना महत्वपूर्ण देश होने के नाते या इतना महत्वपूर्ण मित्रवत संबंध होने के बावजूद यूएसए है वो क्या कर रहा है? भारत विरोधी गतिविधियों में भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा है। इसीलिए देखोगे दोस्तों 2023 में एक सर्वे कराया गया और एक संस्था है ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसने ये देखा कि हम जनता से ही पूछते हैं, भारत की जनता से, कि उसका वो जो जनता है वो क्या सोचती है विभिन्न देशों के बारे में, कि भारत का सबसे आप कहें कि महत्वपूर्ण या भरोसेमंद मित्र देश कौन सा है। तो मित्रों जान के आपको आश्चर्य होगा, मोर देन 60% पॉपुलेशन ने यह स्वीकार किया कि उनका सबसे मित्रवत या फ्रेंडली कंट्री अगर कोई है तो वो रशिया है। और ये जो घटना है ये वापस से इसको पुष्ट करती है कि अगर यूएसए जासूसी कर रहा है, जो जासूसी करना गलत है, इसका मतलब है कि ये सूचना आपको भारत को देनी चाहिए थी पहले, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है।
इसका दूसरा मतलब तो ये भी तो निकल के आता है कि आप चाहते हैं कि भारत का अन्य देशों के साथ संबंध प्रभावित रहे या अन्य देशों के साथ भारत के संबंध हैं उतने बेहतर ना हो पाए। और इसीलिए हम पूरा ट्रस्ट नहीं करते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के लाख प्रतिबंधों के बावजूद, अमेरिका के लाख कहने के बावजूद हमने रूस यूक्रेन वार में रशिया के अगेंस्ट बहुत स्तर पर नहीं गए हम, और इसके बावजूद, प्रतिबंधों के बावजूद आज भी हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट आप कहें कि परसेप्शन है भारत की विदेश नीति को लेकर, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर कट है कि हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक है अमेरिका का सहयोग चाहिए, अमेरिका का साथ चाहिए, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका के ऊपर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर हम लोग देखें पाकिस्तान को भी थोड़े समय पहले ही सहायता दी है अमेरिका ने, और भारत ने बोला हुआ है कि जो आप सहायता दे रहे हैं इसका उपयोग अंतिम तौर पर हमारे विरुद्ध ही होना है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य लगेगा या आपको हंसी भी आएगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जो सहायता दी है वो सहायता उसको आतंकवादियों से लड़ने के लिए दी है। अब एक चीज बताइए, एक देश, अभी हम लोगों ने एक न्यूज आइटम देखा हुआ है कि हाफिज सईद जो ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर जाना जा रहा है, उसका जो लड़का है वो चुनाव लड़ रहा है। अब आप सिंपल सा सोचें कि इसका मतलब है आतंकवादियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। अपराधियों का राजनीतिकरण तो हमने सुना था, लेकिन पहली बार कोई एक देश ऐसा भी निकल के आ रहा है जहां पर आतंकियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, उनको राजनीति में प्रवेश दिलाया जा रहा है। तो भारत कनाडा संबंधों में गतिरोध के संदर्भ में या भारत कनाडा संबंधों में गतिरोध का मुद्दा है, वो इस दृष्टिकोण से आप देख सकते हो इसको। एक एग्रीमेंट लगातार चर्चा में रहा है, ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट। एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज मित्रों एक बार मुझको उत्तर दोगे कि ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट में कौन कौन से देश शामिल है, या अगर मैं बात करूं कि कौन सा देश ऐसा है जिसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये किन दो देशों के बीच में समझौता किया गया है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे उत्तर दें। आते हैं मित्रों हम लोग ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट। ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट है, 22 जुलाई 2022 को इसको हस्ताक्षरित किया गया था। यूक्रेन एवं रूस के मध्य रूस एवं यूक्रेन के मध्य हस्ताक्षरित किया गया। इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई टर्की या तुर्की ने, और मध्यस्थ की भूमिका निभाई संयुक्त राष्ट्र संघ ने। देखो दोस्तों हुआ क्या है, रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी हुई और रूस ने निर्णय लिया कि यूक्रेन के कोई भी जहाज निकलेगा उसको वो मार गिराएगा। उसके बहुत सारे शिप को डिबो दिया। यूक्रेन को अगर आप देखोगे तो यूक्रेन है तो छोटा देश, लेकिन ये मक्का और गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक है, और मक्का और गेहूं विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से ये विभिन्न कमजोर देशों को उपलब्ध कराता है। यानी कि ऐसे देश जिनकी वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं है या जो भुखमरी के शिकार है उनको उपलब्ध कराता है, और ये इसको ओपन मार्केट में भी सेल करता है। इससे इसकी वित्तीय स्थिति बेहतर रहती है। फिर यूक्रेन जो है वो फर्टिलाइजर का भी बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है और उसका निर्यात करता है। अब अगर रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है और उसके जहाजों को डुबो रहा है, तो इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं और मक्का की कीमतों में उछाल का देखा गया, और ऐसे देश जो अफ्रीका के देश हैं या एशिया के बहुत सारे देश हैं, वहां पर फूड की शॉर्टेज होना शुरू हो गई। अब इस शॉर्टेज से कैसे निपटा जाए,
तो टर्की ने और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाई और उन्होंने बोला कि भाई रशिया से बोला कि आप इसके यूक्रेन के क्षेत्रों पर हमला मत करो, इसके बंदरगाहों पर हमला मत करो। और बंदरगाह कौन से मित्रों? तो ये 3 बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, कॉर्नामॉक्स, ओडेसा और युनशी। ये 3 बंदरगाहों पर इस समझौते के माध्यम से रशिया ने यह आश्वासन दिया कि वो इन पर हमला नहीं करेगा, यानी कि यूक्रेन सप्लाई कर सकता है। यहां से आएगा ये टर्की से इस्तांबुल होते हुए फिर इसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह पर जाएगा। अगर इसका आप एक परसेप्शन देखोगे तो परसेप्शन बिल्कुल क्लियर है, इसके माध्यम से जगह जगह फूड की सप्लाई की जा रही है। जितना ये पैटर्न दिख रहा है हमको, ये पैटर्न कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है फूड की सप्लाई को लेकर, चाहे फूड हो, चाहे उर्वरक हो, चाहे मक्का की बात कर रहे हैं, गेहूं की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इस समझौते को किया गया तो काफी हद तक आप कहें कि कीमतों में गिरावट देखी गई। लेकिन वापस आते हैं दोस्तों कि इस समझौते से 17 जुलाई 2023 को रशिया अलग हो गया। रशिया जो अलग हुआ है मित्रों, उसके 2-3 आप कहें कि आधार उसने दिए हैं। सबसे पहला चीज तो उसने बोला कि हमने ये जो सप्लाई करने के लिए या हथियारों या जो आप कहें कि बंदरगाहों पर हमला न करने का जो निर्णय दिया था या जो इस समझौते में हम शामिल हुए थे, उसका परसेप्शन यही था कि यूक्रेन कमजोर राष्ट्रों को खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित कराएगा। परंतु पिछले अगर हम 2022-23 का पैटर्न देखें तो यूक्रेन ने क्या किया है, यूक्रेन को पहुंचाना था खाद्य कमजोर देशों को और यूक्रेन ने पहुंचा दिया खाद्य पदार्थ कहां, यूरोप के देशों को। यानी कि विश्व के कमजोर देशों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना था, लेकिन आपने बड़ा प्रॉस्पेरस आप क्षेत्र को आपने चुन लिया। इसका मतलब है कि आपकी मंशा आय कमाने की है, पैसा कमाने की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आप कमजोर राष्ट्रों को बोल रहे हो कि उनको फूड की सप्लाई की जाएगी, वो तो मात्र बहाना है। एक तो ये, दूसरा है रशिया ने यह भी आरोप लगाया कि जब ये जहाज जाते हैं किसी देश में, यूरोप में, तो यूरोप में जाने के क्रम में ये खाद्यान्न उतारते हैं और इसके बाद उसी जहाज में वापस ये वेपन भर के लेके आते हैं और फिर उन्हीं वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है रशिया के अगेंस्ट। और तीसरा और सबसे गंभीर आरोप ये भी लगाया कि जब ये समझौता हुआ था तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने रशिया को ये आश्वासन दिया था, रूस को ये आश्वासन दिया था कि आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगे उनमें धीरे धीरे ढील दी जाएगी ताकि आप भी अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सकें। परंतु रूस के ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव में ढील नहीं दी गई। तो रशिया का कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा जो समझौता है वो हमारे अगेंस्ट ही हुआ जा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इस समझौते से अलग हो जाते हैं और इस ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट से रशिया है वो अलग हो गया। हालांकि अभी भी टर्की ने, अगर हम लोग दिसंबर के मंथ की बात करें तो दिसंबर में भी टर्की ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि वो रशिया को इस बात के लिए मना लेगा कि वो इस समझौते में बना रहे या इस समझौते में पुनः एक बार शामिल हो जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके और जो कमजोर राष्ट्र हैं उनके हितों को भी सुरक्षित रखा जा सके। परंतु अब जब चूंकि रशिया इससे हट चुका है इसलिए उसने इस क्षेत्र पर व्यापक स्तर पर हमले करना शुरू कर दिया है। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र हमको दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यही क्या है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के तौर पर जाना जाता है। मित्रों ध्यान रखना, जब कभी भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप देखो मैप को साथ में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण है। इसलिए कई बार, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ तब उसने ब्लैक सी के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पूछ रखा है। इस बार जो क्वेश्चन उसने पूछा था 2023 में, उस 2023 में उसने यूक्रेन के सीमावर्ती देशों के बारे में पूछ लिया है। तो जब कभी भी कोई इवेंट आती है तो आपके पास एक मैप अगर अच्छा सा रहेगा न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त तो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो ब्लैक सी ग्रेन जो इनिशिएटिव है या ब्लैक सी जो ग्रेन एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं इस वर्ष चर्चा में रहा है और इसका चर्चा अब हम लोग इस वर्ष भी देखेंगे। 2024 में भी हम लोग
घटना का एक फॉलो अप देखेंगे। दोस्तों हम लोग एक अगले टॉपिक की तरफ आते हैं और ये अगला टॉपिक भी वर्ष 2023 में लगातार चर्चा में रहा और वो है 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में 2+2 डायलॉग का मतलब क्या है? कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे उत्तर दें और एक बार ये भी मुझे बताएं कि कितने देशों के साथ भारत ने 2+2 डायलॉग को इस्टेब्लिश कर रखा है। आपके हिसाब से कितने देश हैं जिनके साथ भारत ने 2+2 डायलॉग को इस्टेब्लिश कर रखा है? देखो 2+2 डायलॉग का मतलब क्या है? एक देश जिसके 2 मंत्री विशेष रूप से रक्षा एवं विदेश दूसरे देश के मंत्रियों के साथ वार्ता आयोजित इसे 2+2 2+2 डायलॉग के तौर पर जाना जाता है। बिल्कुल सही है। आप में से काफी सारे मित्र लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही है। अगर हम भारत के 2+2 डायलॉग की बात करें तो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अभी लेटेस्ट ब्रिटेन। यानी कि अगर हम बात करें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस और ब्रिटेन इनके साथ है। और ब्रिटेन के साथ अभी हम लोगों ने थोड़े समय पहले ही नवंबर दिसंबर में हम लोगों ने वार्ता आयोजित की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने वर्ष 2023 की स्टार्टिंग में देखा ही था कि किस तरीके से परसेप्शन रहा है। इसके साथ ही साथ अभी हम लोगों ने यूएसए के साथ भी 2+2 डायलॉग को वार्ता आयोजित की है, भारत में वार्ता आयोजित की गई थी। तो ये पूरी के पूरा जो 2+2 डायलॉग है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि हम इस संकल्पना को देखें तो विश्व में पहला देश जापान था, इसने अपनी विदेश नीति में इसको स्पष्ट तौर पर स्थान दिया। 2 इनिशिएटिव आप जापान की देखेंगे, एक जापान की इनिशिएटिव है 2+2 डायलॉग के संदर्भ में और एक इनिशिएटिव है उसकी जिसको हम लोग बोलते हैं सिटी डिप्लोमेसी या जिसको हम लोग शहर की कूटनीति के तौर पर जानते हैं। जापान ने इसको विश्व राजनीति में बहुत आगे हद तक लेके गया। तो 2+2 डायलॉग इंपॉर्टेंट है विदेश नीति के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दिशा देने के क्रम में। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग और आगे हम लोग एक टॉपिक की तरफ देखते हैं, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ, ऐसे जब हम लोग देखते हैं ग्लोबल साउथ को तो हम बिल्कुल क्लियर कट हम लोग देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध के देश जो हैं वो ग्लोबल साउथ के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के सारे देश इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। एक संस्था है जिसका नाम हम लोगों ने देखा हुआ है अंकटैड। इसने बोला हुआ है कि अंकटैड के अनुसार ग्लोबल साउथ में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई द्वीप, एशिया, ओशियाना
इस क्षेत्र, इस एशिया में भी हम लोग जापान और दक्षिण कोरिया को छोड़ देते हैं। ओशियाना में हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ देते हैं। और एशिया में इनको अगर छोड़ दिया जाए तो अंकटाड के अनुसार इस अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई, एशिया, ओशियाना के वे देश जहां पर गरीबी का विस्तार अत्यधिक है, स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर विकास नहीं है, शिक्षा का स्तर निम्न है, इन देशों को ग्लोबल साउथ के तौर पर जाना जाता है। और ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के तौर पर भारत दिख रहा है। तो ग्लोबल साउथ की जो संकल्पना निकल के आ रही है, ये भारत के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने वॉइस ऑफ साउथ का एक भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ग्लोबल साउथ भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अभी थोड़े समय पहले भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि किस तरीके से अगर अफ्रीकी संघ को भारत ने शामिल करा दिया है G20 में, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है जिसको हम लोग अफ्रीकी संघ का क्षेत्र बोल रहे हैं, या अफ्रीकी संघ के जो देश हैं वो भी ग्लोबल साउथ की संकल्पना में शामिल है। तो भारत इस ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के तौर पर जाना जा रहा है। और यही जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, कई देश आप देखोगे ये कहीं ना कहीं गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, या गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ कहीं ना कहीं संबद्ध रहे हैं। तो भारत ये दर्शा रहा है कि वह ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर है। इसका मतलब है कि भविष्य में इन देशों के हितों को सुरक्षित रखने में भारत महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है, भारत इन देशों के हितों को सुरक्षित भी रखता है। एक भूमंडलीकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं WTO, जिसमें विकास और विकासशील और विकसित देश, जो विकसित देश है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। और भारत सदैव से ही जो विकासशील देश हैं उनके हितों का सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, और कई अवसरों पर इसमें सफलता भी भारत ने हासिल कर रखी है। तो ग्लोबल साउथ भारत की विदेश नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं विश्व राजनीति में भारत अपने प्रभाव को स्थापित करने की आकांक्षा रखता है, या कहीं ना कहीं इनके माध्यम से अपने प्रभाव को स्थापित कर भी रहा है। और इसी ग्लोबल साउथ के वेरियस जो कंट्रीज हैं, उन वेरियस कंट्रीज को भारत ने कोविड की वैक्सीन उपलब्ध कराई है। और इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने के लिए वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव को स्टार्ट किया हुआ है। तो ग्लोबल साउथ भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं दोस्तों, और अगला टॉपिक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है
रूस यूक्रेन संघर्ष। रूस यूक्रेन संघर्ष की जो पृष्ठभूमि हमको दिखती है, इसकी पृष्ठभूमि बड़ी व्यापक है और पृष्ठभूमि व्यापक होने के लिए हमको जाना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के वाले फेज में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो फेज, उसके बाद का जो फेज हमको दिखता है वो फेज कहलाता है शीत युद्ध का दौर। और इस शीत युद्ध के दौर में दो ग्रुप्स हमको दिखते हैं। एक हमको दिखता है पूंजीवादी समूह और एक हमको दिखता है साम्यवादी समूह। ये जो पूंजीवादी समूह है दोस्तों, इसका नेतृत्व कर रहा है यूएसए और अपनी विचारधारा या पूंजीवाद की विचारधारा को मजबूत बनाए रखने के लिए उसने एक समूह का एस्टैब्लिश कर रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं नाटो 1949 में। और दूसरी तरफ दोस्तों जो साम्यवादी है उसका नेतृत्व कर रहा है यूएसएसआर और इसने एस्टैब्लिश कर रखा है वार्सा 1955 में। पूंजीवादी जो मुक्त अर्थव्यवस्था को समर्थन देता है या मुक्त अर्थव्यवस्था पर बल देता है, वहीं साम्यवादी है वो बोलता है कि संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण, यानी कि दो विपरीत विचारधाराएं हैं। इन दो विपरीत विचारधाराओं के क्रम में चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह तय हुआ कि अब विश्व में उपनिवेशवाद को समाप्त कर दिया जाएगा और जिनके पास उपनिवेश हैं अपने, वो उपनिवेशों को स्वतंत्र करेंगे, तो नए नए देश उदित हुए। तो ये क्या है, ये चाह रहे हैं अपनी तरफ बुला ले, ये ग्रुप चाह रहा है अपनी तरफ बुला ले, और इसी के क्रम में ये जो नाटो और वार्सा है ये आपस में उलझे हुए। नाटो के बारे में है कि यह एक सामूहिक सुरक्षा संगठन है और इसका एक वाक्य है कि किसी एक देश के विरुद्ध किया गया आक्रमण संपूर्ण संगठन के विरुद्ध किए गए आक्रमण के तौर पर जाना जाएगा, इसलिए ये एक सुरक्षा संगठन के तौर पर भी देखा गया। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात वार्सा डाइल्यूट हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन समाप्त नाटो को भी होना था, लेकिन नाटो समाप्त नहीं हुआ और नाटो ने अपनी प्रेजेंस को बनाए रखा। और चूंकि सोवियत संघ से अलग हुआ एक महत्वपूर्ण देश रशिया था, तो इन्होंने क्या किया है, नाटो ने रशिया को इनसर्कल करना शुरू कर दिया, या आप सीधे से शब्दों में देखें कि रशिया को, रूस को घेरना शुरू कर दिया। और नाटो ने लगातार यह प्रयास किया है कि वह रशिया के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए। यदि हम पिछले कुछ समय का मैप अगर देखें अगर आप, तो देखोगे ये रशिया जो है, इस रशिया के बिल्कुल निकट पहुंच गया है नाटो। और नाटो के पहुंचने का सीधा सा मतलब है अमेरिका की फोर्सेस को वहां पर पहुंच जाना। अमेरिका ने ही इस यूक्रेन को प्रोत्साहित किया कि आप नाटो के मेंबर बन जाओ और इस नाटो की मेंबरशिप ले लो। रशिया का कहने का मतलब है कि अमेरिका का जो प्रोत्साहन देना है यूक्रेन को, ये उसकी संप्रभुता पर प्रभाव डालेगा। अमेरिका का कहने का है कि आप नाटो के मेंबर बन जाओगे तो आपको सुरक्षा मिल जाएगी, और रशिया का कहने का मतलब है कि यदि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा तो नाटो फोर्सेस उसकी ठीक बगल में आ जाएंगी, जो उसकी संप्रभुता पर प्रभाव डालेगा या उसकी संप्रभुता को प्रभावित कर देगा। और इसी के क्रम में उसने यूक्रेन को वार्न किया, और जब यूक्रेन ने बोला कि नहीं हम तो नाटो की मेंबरशिप लेंगे, तो इसी के परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन ये जो एक पूरा का पूरा कारण है, सबसे बड़ा कारण तो यही है मित्रों। लेकिन अगर हम इस कारणों के और जो परसेप्शन है उनको देखें, तो यूक्रेन की जो नाटो सदस्यता है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इसने इस तनाव को बढ़ाया है। सबसे पहला चीज जो अगर हम लोग देखें, वर्ष 2014 में रूस ने
यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो क्रीमिया, उसको अधिग्रहित कर लिया। इसकी बड़ी आलोचना हुई और रूस द्वारा जो क्रीमिया पर आक्रमण करके उसको अधिग्रहित किया गया है, इसी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसको हम लोग बोलते हैं मिन्स्क समझौता या मिन्स्क एग्रीमेंट। फिर पश्चिमी देशों के लिए एक बफर जोन बनाना है। बफर जोन का मतलब क्या है कि ये अगर क्षेत्र यहां पर है तो पश्चिमी देशों के साथ रशिया का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, यानी कि ये एक बफर जोन के तौर पर काम करेगा। फिर तीसरा, जो ब्लैक सी है वो ब्लैक सी रूस के हित के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और यूक्रेन उसमें एक इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड करता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं क्रीमिया का जो अधिग्रहण किया गया है वो भी ब्लैक सी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसी ब्लैक सी को लेकर अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि ब्लैक सी ग्रेन जो इनिशिएटिव है उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिस पर रूस अलग हो गया। फिर अन्य एक महत्वपूर्ण कारण है वो है शक्ति संतुलन को बनाए रखना। यदि यूक्रेन मेंबर बन जाए तो ये जो शक्ति संतुलन है ये बिगड़ सकता है। इन सारी चीजों के ध्यान में रखते हुए ही या ये सारे कारण हैं उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यूक्रेन पर हमला करने पर। अब यूक्रेन के हमला करने के प्रभाव विश्व राजनीति में कैसे दिख रहे हैं, एक बार मित्रों हम लोग उसकी तरफ भी नजर डाल लें। अगर सबसे पहला प्रभाव देखा अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि, क्योंकि रूस एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है। ओपेक प्लस की संकल्पना में शामिल है वो। फिर जैसे ही हमला हुआ वैसे पूरा का पूरा क्षेत्र डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए तेल की सप्लाई है वो बाधित हो गई। इसलिए देखो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2022 के बाद 22 के दौरान इस हमले के बाद तेल की कीमतों में व्यापक उछाल आया। हालांकि भारत को इस युद्ध का लाभ भी मिला कि उसको रूस से डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल की सुविधा प्राप्त हो गई और भारत ने मित्रों कई जगहों पर अपने जो कई सारे जगह हैं, जैसे अगर हम लोग देखें एक जगह है चांदीखोल, वहाँ की अगर हम बात करें, एक जगह है पादुर, वहाँ की बात करें अगर हम लोग, इसके साथ ही साथ हम लोग अन्य क्षेत्रों की भी बात करें तो वहाँ पर भी भारत ने अंडरग्राउंड एक तेल का एक यूनिट इस्टेब्लिश कर रखा है जिसको बोलते हैं रणनीतिक तेल भंडार। इस स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में भारत ने रूस से जो तेल खरीदा है कम दाम पर उसको सबको यहीं पे स्टोर करना शुरू कर दिया है। भारत इसका उपयोग तब करेगा भविष्य में जब कभी उसको ऐसा लगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, हमला हो रहा है या किसी और वजह से जो तेल का जो आयात कर रहा है वो बाधित अगर होगा तो इस स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के माध्यम से वो तेल निकालकर अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको कंटिन्यू करवा पाएगा। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव दिखा हमको खाद्य सुरक्षा संकट को लेकर, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरीके से जो यूक्रेन है वो हमको गेहूं और मक्का की सप्लाई करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट रशिया भी बहुत बड़ा आप कहें कि उत्पादन करता है गेहूं और मक्का का, लेकिन उसके आइटम पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिबंध लगा हुआ है, या अगर दूसरे अर्थों में कहें तो अमेरिका का प्रतिबंध लगा हुआ है और अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनका प्रतिबंध लगा हुआ है। फिर कृषि संबंधी समस्याएं, क्योंकि कृषि के लिए फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट है, उर्वरक इंपॉर्टेंट है, और यदि उर्वरक की सप्लाई बाधित होगी तो इससे पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो बाधित होने लगेगी, क्योंकि कृषि का जो क्षेत्र है वो प्राइमरी सेक्टर के तौर पर इंपॉर्टेंट है। फिर इसने क्या किया, इसने शक्ति संघर्ष को बढ़ा दिया। तो रूस यूक्रेन जो संकट है उसके प्रभाव अगर हम लोग देखें तो उन प्रभावों के दृष्टिकोण से ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो इंपॉर्टेंट है। अब एक और चर्चा में आ गया है वो है लाल सागर डिस्प्यूट। इसको हम लोग पहले अभी स्टार्टिंग में भी जब हम लोगों ने हाउथी रिबेलियन के साथ देखा था तब भी हम लोगों ने देखा
ये चर्चा में आ गया जब हाउथी रिवेलियन ने ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये यमन और इसी यमन में है हाउथी विद्रोही। ये क्या कर रहे हैं, जो मेडिटेरियन सी से जो शिप आ रहे हैं वो इस क्षेत्र से ही होते हुए सीधा का सीधा एंटर करेंगे हिंद महासागर के क्षेत्र में। ये क्या कर रहे हैं, यहां से उनके ऊपर मिसाइल या ड्रोन से हमला कर रहे हैं और उनको कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बंधक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान क्या रखना है दोस्तों आप लोग कि अगर हम इसके कंट्रीज की तरफ बात करें अगर हम लोग, तो इजिप्ट है, सूडान है, सऊदी अरेबिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है, यमन है, ये जो देश है वो इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए देखोगे ये क्षेत्र पूरा का पूरा क्षेत्र व्यापारिक, आप कहें कि व्यापार के दृष्टिकोण से अगर सबसे व्यस्ततम क्षेत्र अगर कोई है तो वो यही है। ये ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑयल की सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस क्षेत्र में यदि कोई इस तरीके की घटना होती है, यदि किसी विद्रोही समूह द्वारा कुछ शिप को टारगेट किया जाता है, तो बहुत सारे शिप ने मना कर दिया कि ऐसा है, हम अपना कंसाइनमेंट कैंसिल करते हैं, जब तक चीजें यहां पर नॉर्मल नहीं होंगी तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हाउथी विद्रोही क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हाउथी विद्रोहियों का अप्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा है, प्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा है। जो ये इजराइल के क्षेत्र में हम लोग वेस्ट बैंक का क्षेत्र देख रहे हैं और गाजा स्ट्रिप का क्षेत्र देख रहे हैं, तो जो गाजा स्ट्रिप के क्षेत्र में जो हमास काम कर रहा है उसको ये समर्थन दे रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि यहां से इजराइल का कोई जहाज जा रहा है तो उस इजराइल के जहाज को ये कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो बड़ा वोलेटाइल हो गया है, आप कहें कि उतार चढ़ाव हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका विभिन्न देशों को लामबंद कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे देश शामिल हो जाएं और इसके बाद वहां पर ये जो अमेरिकन नेवी है वो इन देशों के साथ मिलकर यहां पर पूरा पेट्रोलिंग करना शुरू कर दे, ताकि जो जहाज हैं उनके आवागमन को सुनिश्चित किया जा सके या उनके आवागमन को कंटिन्यू बनाया जा सके। तो मित्रों, ये कुछ घटनाएं थी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रही। वर्ष 2023 के पूरा का पूरा अगर हम साल देखें तो उस पूरे के पूरे साल में ये चर्चा में रही और इनका फॉलोअप हमको अब इस वर्ष 2024 में ही दिखाई पड़ेगा। तो इस आशा के साथ कि ये सत्र आपके पढ़ाई के उपयोग के दृष्टिकोण से, आपके ज्ञानवर्धन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा होगा और आप लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेशन अपना किया होगा। और वर्ष 2024 के लिए मैं आपको शुभकामनाएं इस दृष्टिकोण से देता हूं कि ये जो वर्ष है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम है जिसमें आप उस भागीदारी निभाएंगे। तो ये वर्ष 2024 आपके जीवन में निर्णायक भूमिका अदा करे, इस आशा के साथ कि ये क्लास आपके लिए उपयोगी रही होगी। आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।